इस तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो शॉपकीपर रेन शाओसू के पास वो मिस्टर लू का कुलीग लेकर आ जाता है, जहां पर उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त डील भी हो जाती है। वो शख्स रेन शाओसू से कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह ही के टैलेंटेड लोगों की जरूरत है जो कि मेरे मेडिसिन की सप्लाई में मदद किया करें। के बाद हमने देखा था कि रेन शाओसू उसके साथ इस बात को मान लेता है। साथ में यहाँ पर वो शॉपकीपर से ये भी कहता है कि ये सब कुछ तो मैंने आपके लिए एक ही दिन में कर दिया है और आगे तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे लिए और क्या क्या करता हूँ। के बाद वहाँ पर उन दोनों को एक खूबसूरत सा घर भी दे दिया जाता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेन शाओसू को एक न्यू मिशन दिया जाएगा जिसके बारे में हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों रेन शाओसू के पास वो शॉपकीपर उसे कुछ भुने हुए पोटैटोस पकड़ाती हुई बताता है कि आज के बाद तो हम यहाँ पर नेबर बन गए हैं क्योंकि हम दोनों के घर अब एक दूसरे के करीब आ गए हैं। शॉपकीपर उसे पोटैटोस पकड़ाती हुई कहता है कि ये तो मिस शाओ के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी दे देना। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को अंदर जाता हुआ देखते हैं। वो शॉपकीपर उसकी क्लिनिक को देखकर उसे कहता है कि इसकी सेटअप तो तुमने बड़े अच्छे तरीके से की हुई है और इसकी सेटअप तुमने किससे करवाई है। इसके जवाब में रेन शाओसू से बताता है कि ये तो मिस्टर शियाओ ने ही किया है और ये तो उसने ही इस तरह खूबसूरत से सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर वो शॉपकीपर उसे बताता है कि मिस्टर लू ने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन भिजवाई हैं। वो स्टोर के अंदर जाती हुई उसे उंगली के इशारे से बताता है कि मिस्टर लू ने इन सभी मेडिसिन को आपके लिए ही यहाँ पर भेजा हुआ है और वो उसे बताता है कि इसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं। रेन शाओसू जैसे उन सभी बॉक्स को देखते हैं वो तो काफी ज्यादा मेडिसिन होती है। साथ ही साथ में वो शॉपकीपर से एक बैनर खोलती हुई उसे बताता है कि ये मैजिकल वर्क मेरिकल्स का लिखा हुआ है। वो दोनों ब्रदर्स देखकर हैरान रह जाते हैं। वो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि जब तक ये आपकी इस क्लिनिक की वॉल पर मौजूद है आपको इस काम से कोई भी रोकने वाला नहीं है क्योंकि ये लू युआन ने लिखा हुआ है और इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद रेन शाओसू उसे कुछ मेडिसिन दिखाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इन मेडिसिन से $170 चार्ज करने वाला हूँ, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं मिस्टर लू के लिए इसे खरीदना चाहता हूँ, ये पैसे तो बहुत ही ज्यादा हैं। रेन शाओसू अपना मुंह फेर लेता है उससे, लेकिन यहाँ पर वो उससे कहता है कि चलो ठीक है मैं मिस्टर लू के लिए तुम्हें इनसे $170 पर खरीदना चाहता हूँ। रेन शाओसू उस मेडिसिन को उसे पकड़ा देता है जिसकी वजह से उसकी मुंह से थैंक यू निकल जाता है। यहाँ पर दोस्तों रेन शाओसू का सिस्टम दोबारा से अवेकन होने लगता है, लेकिन मिस शियाओ यहाँ पर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि बाहर तुम्हारे लिए कुछ पेशेंट आई हुई है। रेन शाओसू आगे बढ़ती हुई इन दोनों को चेयर पर बिठा देता है, साथ में खुद भी उनके करीब बैठ जाता है। वो शख्स रेन शाओसू को अपना मसला सुनाती हुई उसे बताता है कि मेरी बीवी 4 मंथ की प्रेग्नेंट है और रात के वक्त इसके पेट में बहुत ही ज्यादा शदीद दर्द शुरू हो गई है और अब मैं आपके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर आ गया हूँ। ये बात सुनकर तो रेन शाओसू सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब इसका मैं इलाज कैसे करूंगा और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करूंगा क्योंकि मैं तो अपर स्किन का इलाज कर सकता हूँ। काफी देर सोचने के बाद रेन शाओसू से जवाब देता है कि मैं इन दोनों में से सिर्फ एक ही की जान को बचा सकता हूँ। ये सुनकर तो वो हैरान रह जाती हुई उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद रेन शाओसू से दोबारा से कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे डॉक्टर के पास भिजवा देता हूँ जहाँ पर वो तुम्हारा अच्छी तरीके से देखभाल कर सकेगा। इसके जवाब में वो दोनों वहाँ से रवाना होती हुई उससे कहते हैं कि चलो ठीक है आपका हमें मशवरा देने पर बहुत बहुत शुक्रिया और वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। लेकिन जाते जाते उसकी बीवी उसे थैंक्स बोल देती है जिसकी वजह से रेन शाओसू का सिस्टम एक्टिवेट होती हुई उससे 5th कॉइन निकल आता है जो कि हार्ट कॉइन होता है। इसके बाद दोस्तों रेन शाओसू इसी तरह से ही लोगों का इलाज करता गया और साथ ही साथ में उसका जो 100 कॉइन का टारगेट था वो भी अचीव होने के करीब होता गया और उसे दिन ब दिन बहुत सारे कॉइन्स मिलते गए। रेन शाओसू ने ये काम अपने भाई के कहने पर ही शुरू किया था और उसका भाई भी हर वक्त उसे देखता रहता था। साथ ही साथ में उसने ये सब कुछ एक बुक के हासिल होने की वजह से किया था और वहाँ पर उस बैनर की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। नेक्स्ट सीन में सुबह के वक्त में रेन शाओसू का भाई आगे बढ़ती हुई उससे पूछता है कि भाई आप इन सभी पेशेंट्स को मेडिसिन क्यों नहीं दिया करते हो और आप इनसे चार्ज भी नहीं करते। इसके जवाब में रेन शाओसू उससे कहता है कि अभी तक मेरे पास भी जो भी पेशेंट आए हैं वो उनकी एक्सटर्नल इंजरीज नहीं हुआ करती है इसलिए मैं उन्हें कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया करता हूँ। लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि फिर तुम उन्हें चार्ज क्यों नहीं करते हो क्योंकि जो भी पेशेंट बाकी डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं वो तो उसे चार्ज करते हैं। इसके जवाब में रेन शाओसू उसे कहता है कि मुझे चार्ज करने की कोई भी जरूरत नहीं है बल्कि उनकी वजह से थैंक यू बोलने की वजह से मुझे वो कॉइन्स मिला करते हैं और वो ही मेरे लिए काफी हैं। रेन शाओसू उसके सर पर हाथ रखती हुई उससे कहता है कि अगर हम दूसरे लोगों के मसाइल को हल किया करेंगे तो हमारे मसले भी खुद हल हो जाएंगे। ये सुनकर तो उसका भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद यहाँ पर मिस शाओ भी उनके लिए भुने हुए पोटैटोज रख देते हैं, लेकिन वहाँ पर अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती हुई वो बाहर देखने लगते हैं।
वो देखते हैं कि वहाँ पर 113 बैरियर के लोग बहुत ही जल्द दोबारा से वापस आ गए थे उनके पास, क्योंकि उन्हें कुछ मसला पेश आ गया था। यहाँ पर दोस्तों रेंस शाओसू उस कैप वाली लड़की को भी दोबारा से देख लेता है। इसके बाद यहाँ पर मजीद भी कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं। उन्हीं गाड़ियों में से एक और भी कमांडर बैठी हुई होती है, जो अपने साथी से कहती है कि हम जिस मसले के लिए यहाँ पर आए हैं उसका मसले का हल मुझे जल्द से जल्द बताओ। उसका साथी नीचे उतरती हुई वहाँ पर शॉपकीपर के घर पर जाता है और शॉपकीपर से बोलने लगता है कि तुमने जो हमें कहा था वहाँ पर हम गए थे और उस माउंटेन पर जाते हुए वहाँ पर हमारे एक सोल्जर पर हमला हो गया था, जिसकी वजह से उसे रिवर के किनारे किसी चीज के मारने की वजह से हमें उसकी वहाँ पर लाश मिली। यहाँ पर वो शख्स उससे ये भी कहता है कि जो आपने रास्ता बताया हुआ था क्या वो सही भी था। इसके जवाब में वो शॉपकीपर उससे कहता है कि मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ वहाँ पर जा सकूं, क्योंकि मुझे मास्टर लू को मेडिसिन पेश करनी होती है। यहाँ पर वो ये भी बता देता है कि रेंस शाओसू आपकी इस मामले में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो एक हंटर है और वो हर रास्ते के बारे में जानता है। दरअसल दोस्तों 113 बैरियर के लोग जिंग माउंटेन जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मंकीज मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पर उसे पार नहीं कर पाते। रेंस शाओसू तो इस रास्ते के बारे में जानता था, लेकिन अब तो उसने अपनी एक क्लिनिक खोल रखी थी और वो एक डॉक्टर बन चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सोल्जर उस पर यकीन नहीं करता कि वो हमारे साथ जा सकता है और क्या वो एक डॉक्टर भी बन सकता है। उसके साथ खड़े उस सोल्जर को यकीन नहीं आता कि रेंस शाओसू भी एक डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि पिछली मर्तबा जब उसने देखा था तो उसके पास कुछ भी ऐसा खास हुनर नहीं था, बल्कि वो तो एक हंटर हुआ करता था। जब उस सोल्जर को यकीन नहीं आता तो वो शॉपकीपर उसे इशारा करता है। वो जैसे ही उसे देखता है रेंस शाओसू को, वहाँ पर वो खिड़की को बंद कर लेते हैं। वो शख्स तो वहाँ पर हैरान होता हुआ खड़ा रह जाता है। हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेंस शाओसू का भाई उससे कहता है कि हमें इन लोगों से पैसे लेने चाहिए, लेकिन रेंस शाओसू उससे कहता है कि अगर हम लोगों की हेल्प किया करेंगे तो हमारे मसले भी खुद हल हो जाएंगे। इसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर अचानक से 113 बैरियर के लोग भी आ जाते हैं, जो शॉपकीपर से पूछने लगते हैं कि हमें जो आपने रास्ता बताया हुआ था उस पर तो हमें बहुत ही ज्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं। 113 बैरियर के लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ ही जाना होगा, लेकिन वो यहाँ पर उन्हें रेंस शाओसू का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से तो रेंस शाओसू ने अपनी खिड़की ही बंद कर दी। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस शॉपकीपर ने उन्हें बताया होता है कि रेंस शाओसू अब डॉक्टर बन चुका होता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता, इसलिए वो उसके पीछे के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें यकीन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उस सोल्जर के पास खड़ी हुई उस लड़की को अभी भी यकीन नहीं आया होता, इसलिए वो शॉपकीपर जाते हुए वहाँ पर उनके एक पड़ोसी से पूछने लगता है। यहाँ पर वो शॉपकीपर उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद है, इसलिए वो उसे बताता है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अच्छा डॉक्टर है, जो कि सिर्फ रेंस शाओसू है। उस शख्स की ये बात सुनकर तो उस लड़की को यकीन आ जाता है और वो शॉपकीपर से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो हमें जिंग माउंटेन भी लेकर जा सकता है। इसके जवाब में वो शॉपकीपर उससे कहता है कि मैं यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो आपकी हेल्प जरूर किया करेगा, क्योंकि वो सिर्फ इसी टाउन में एक वाहिद शख्स है जो हंटिंग किया करता है और जिंग माउंटेन के बारे में भी जानता है। इसके बाद वो लड़की वहाँ पर अपने सोल्जर से कहती है कि जल्दी से जाओ और मुझे रेंस शाओसू से मिलवाओ, ताकि मैं उससे इस डील को बात कर लूँ। वो कमांडर जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, तभी यहाँ पर वो शॉपकीपर पीछे से उससे कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब रेंस शाओसू मिस्टर लू के यहाँ पर अंडर काम करता है, इसलिए तुम सभी लोगों को मिस्टर लू से पहले पता करना होगा और उससे इजाजत लेने के बाद ही यहाँ पर मिस्टर रेंस शाओसू आपके साथ जा सकेगा, क्योंकि वो उसके मातहत काम करता है और उसकी इजाजत के बगैर वो कहीं भी नहीं जा सकता। इसके बाद वो सभी सोल्जर तो चले जाते हैं। वो शॉपकीपर भी रेंस शाओसू के पास आकर बैठ जाता है। रेंस शाओसू से पूछता है कि तुमने उन लोगों के साथ क्या बात की है। वो शॉपकीपर उसे बताता है कि मैंने जिंग माउंटेन पर जाने के लिए आपका ही नाम दे दिया है और वो मिस्टर लू के बाद पता करने के बाद यहाँ पर आपके पास ही आएंगे और वो तुम्हें भी यहाँ से लेकर चले जाएंगे। जो सुनते ही रेंस शाओसू उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक मैप बनाकर दे दूं जहाँ पर उस जगह का नक्शा बना हुआ होगा तो तुम उन जगह को लीड कर पाओगे, लेकिन वो उससे कहता है कि तुमने उस जगह को देखा हुआ है, इसलिए तुम अच्छे तरीके से उन सभी लोगों को लीड कर पाओगे। ये बात तो रेंस शाओसू उसके साथ नहीं मानने वाला होता है और उससे कहता है कि तुम्हें ही जाना होगा, लेकिन वो उससे कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। इसके जवाब में रेंस शाओसू उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मैं और मेरे भाई के साथ साथ में शाओ भी मौजूद है, जो आपकी फैमिली का अच्छी तरीके से ख्याल रख पाएंगे। ये बात सुनकर तो वो शॉपकीपर भी मान गया और वहाँ पर जाने के लिए रजामंद हो गया। ये बात सुनती ही तो रेंस शाओसू से कहता है कि मैं तुम्हारा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारा यहाँ पर इस मामले में करोड़ों का शुक्र अदा करता हूँ। ये बात सुनती ही यहाँ पर रेंस शाओसू का सिस्टम भी दोबारा से जागते हुए 18
3 नंबर का कॉइन लिख देता है, जो कि 100 तक पहुंचने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम बाकी था। इसके बाद वो शॉपकीपर जाती हुई उसे कहता है कि मैं वहाँ की सभी मालूमात आपको अपडेट करता रहूंगी, इसलिए अगर मुझे कोई भी ट्रबल पेश आनी लगी तो तुम मेरी हेल्प करने के लिए जरूर आना। ये बात तो दोस्तों रेन चाओसू के छोटे भाई ने सुन ली थी, इसलिए वो उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि ये क्यों कह रहा था कि अगर मुझे वहाँ पर कोई खतरा पेश आने लगा तो तुम मेरी हेल्प करने के लिए आ जाना। वो उसे कहता है कि क्या वो जिस जगह जा रहा है वहाँ पर उसके साथ कुछ खतरा भी पेश आ सकता है। इसके जवाब में रेन चाओसू अपने छोटे भाई से कहता है कि हम जिंदगी में तभी बढ़ सकते हैं अगर हमारे सामने कोई मुश्किलात पेश आएंगे, इसलिए अगर उसके सामने कोई मुश्किल भी पेश आई तो वो उसे पार करती हुई अपने मिशन को कंप्लीट कर लेगा। इसलिए तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता रहता है और ऐसा करने के बाद ही हम अपने मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। उसका भाई झुकते हुए उसे पूछता है कि रेन चाओसू मुझे बताओ कि मैं किस तरह से अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकता हूँ। इसके जवाब में वो उसे मौका देती हुई उससे कहता है कि तुम्हें मैं जब भी कुछ बताता हूँ तुम सोने लगते हो, इसलिए आज के बाद तुम अपनी इस गंदी आदत से खुद को छुटकारा पाने की कोशिश करो। इसके जवाब में वो उससे कहता है कि चलो ठीक है भाई, आज के बाद मैं नहीं सोऊंगा और अपने फ्यूचर पर अमल दरामद करने के लिए कोशिश किया करूंगा। इसके बाद वहाँ पर उन दोनों के पास अचानक से एक शख्स आकर उससे कहता है कि मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसी सीक्रेट ही रखना होगा। वो उसे बताता है कि मेरा नाम जैंग है और मैं आपकी क्लिनिक के सामने ही रहा करता हूँ और मेरे फादर आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानती भी हैं और मेरे फादर वहाँ पर फैक्ट्री में काम किया करते हैं। इसके बाद रेन चाओसू से अपनी क्लिनिक में बिठाती हुई उससे पूछता है कि चलो अब बताओ कि तुम्हारा मसला ही क्या है और मैं ऐसी सीक्रेट ही रखूंगा। वो शख्स रेन चाओसू से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे दिखाना चाहता हूँ, इसलिए इससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो उससे कहता है कि मैं जब भी अपना सलाइवा निकालता हूँ तभी वहाँ पर उससे बुलबुले निकलने लगते हैं और वो बुलबुले जैसे ही ऊपर उठने को लगते हैं तभी वहाँ पर उनके टकराने से अजीब तरह की एनर्जी पैदा होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो हर चीज को हिला धुला रख देती है। ये देखकर तो रेन चाओसू भी हैरान खड़ा हो गया। तभी यहाँ पर वो शख्स से कहता है कि मेरे फादर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इलनेस की बीमारी है, इसलिए तुम रेन चाओसू के पास चले जाओ ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके। रेन चाओसू तो उससे कहता है कि बेटे मैं तो तुम्हारा इस तरह से इलाज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस बीमारी के बारे में मुझे तो कुछ भी इल्म नहीं है और आज से पहले मैंने इस बीमारी को नहीं देखा हुआ है। लेकिन वो शख्स तो उसके साथ चिढ़ ही जाता है और उससे कहता है कि जब तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हें इस बीमारी का पता होना चाहिए और मुझे तुम्हें इलाज करना ही होगा, क्योंकि मुझे इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। रेन चाओसू उसे समझाती हुई उसे बताता है कि ये तुम्हारी कोई इलनेस नहीं है, बल्कि आपके अंदर तो कुछ अच्छी तरह की पावर्स आ चुकी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन पावर्स को किसी के सामने शो ना करो। ये बात सुनती ही तो उसे कुछ अजीब ही लगने लगता है, लेकिन सुनती ही वो खुश भी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर तो अब कुछ खास तरह की पावर्स आ चुकी थी और रेन चाओसू का शुक्रिया अदा करने लगता है। वो शख्स खुशी से वापस भागती हुई रेन चाओसू का शुक्रिया अदा कर देता है, जिसकी वजह से अब तो यहाँ पर रेन चाओसू का 19 कॉइन भी डन हो गया है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता से 100 की तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन अचानक से वो शख्स दोबारा से झांकती हुई से एक बार और थैंक्स बोल देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इसका 20 कॉइन भी डन हो गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रात के वक्त में हमें 113 बैरियर के सोल्जर्स को भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छुपते छुपाते रेन चाओसू की क्लिनिक के करीब पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही रेन चाओसू की क्लिनिक के ऊपर चढ़ने लगते हैं तभी रेन चाओसू भी भांप लेता है कि कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है और वो भी यहाँ पर खुद को चौकस कर देता है। यहाँ पर एक सोल्जर जैसे ही ऊपर से नीचे जंप करने वाला था रेन चाओसू उसे पंच मार देता है और वो उसे नीचे गिराती हुई वहाँ पर उसके साथी भी देखकर हैरान रह जाते हैं। बाकी सोल्जर्स भी नीचे आती हुई उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेन चाओसू उन्हें भी मार देता है। साथ में यहाँ पर उनका जनरल भी बाहर से उन्हें आवाजें लगाता है कि रेन चाओसू दरवाजा खोलो। वो सभी वहाँ पर अंदर हैरान खड़े होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रेन चाओसू दरवाजा खोल देता है और उसने अपनी पीठ के ऊपर उस बैनर को भी बांधा हुआ होता है जो कि मैजिकल हैंड वर्क मिरेकल्स का बैनर होता है। रेन चाओसू को देखकर वो सभी सोल्जर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। साथ में उनका हेड भी उनसे बोलता है कि ये तुम्हें कहां से मिला है। हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 113 बैरियर के लोग रेन चाओसू के घर तक भी पहुंच जाते हैं ताकि वो उसे उठाकर उस माउंटेन तक लेकर जा सकें। रेन चाओसू अपने ही घर में बैठा होता है कि उसे अंदाजा हो जाता है कि उस पर हमला करने के लिए कोई पहुंच गया है। रेन चाओसू जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वो देखता है कि 113 बैरियर के लोग उसके घर के सामने खड़े होते हैं। रेन चाओसू के आते ही उसने अपनी पीठ पर वो बैनर भी बांधा होता है, जिसे देखकर तो वो सभी हैरान होकर खड़े होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 113 बैरियर का वो जनरल रेन चाओसू के सामने खड़ा होने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेन चाओसू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ
नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिस्टर लू की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है कि मैं आपके साथ चला जाऊँ। वो शख्स रेन शाओसू से ये भी कहता है कि पिछली मर्तबा तो मैंने तुम्हारे घर की अच्छी सी तलाशी नहीं ली थी, लेकिन इस मर्तबा मैं तुम्हारे घर की अच्छी सी तलाशी लेने जा रहा हूँ। अंदर देखने पर हमें मालूम होता है कि वो सभी सोल्जर्स रेन शाओसू के घर के अंदर घुसकर सभी चीजों को तोड़कर तलाशी ले रहे थे। रेन शाओसू और वो जनरल भी बाहर खड़े होते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पर रेन शाओसू से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। ये बात कहती ही वो सभी सोल्जर रेन शाओसू के घर से बाहर आते हुए उसके साथ कुछ बूढ़े शख्सियात भी होते हैं और वो सभी लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो दोबारा से पीछे मुड़कर रेन शाओसू से कहता है कि काश तुम हमारी फैक्ट्री के अंदर पैदा हो गए होते, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ज़हीन हो, हमारे बहुत ही काम आते। नेक्स्ट सीन में सुबह के मंजर में रेन शाओसू के पास वो शॉपकीपर भी उसके घर पर आ जाता है। शॉपकीपर के अंदर आते ही वो रेन शाओसू को बताता है कि कुछ ही देर पहले 113 बैरियर में कुछ लोगों ने बगावत कर दी है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर 113 मिलिट्री पर हमला कर दिया है। ये बात सुनकर तो रेन शाओसू भी हैरान होता है। वो शॉपकीपर उसे ये भी बताता है कि उन लोगों को ढूंढने के लिए 113 बैरियर में इन्वेस्टिगेशन को भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर वो शॉपकीपर रेन शाओसू से मजाक करती हुई उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तरह का एक ज़हीन शख्स होता तो मैं कब का शादी कर चुका होता और अपने लिए खूबसूरत सी बीवी को भी ढूंढ चुका होता। लेकिन इस पर रेन शाओसू से हर वक्त ये कहता है कि तुम इस तरह की बातें क्यों किया करते हो, और वो बाहर जाती हुई कुछ औरतों को भी देख लेता है। रेन शाओसू से कहता है कि अगर ये दोनों तुम्हारी बीवियां बन जाए तो तुम क्या कर लोगे। ये सुनकर तो उसे एक धचका सा लगता है कि तभी यहाँ पर उनके घर पर हमला करने के लिए भी मिलिट्री पहुंच जाती है। वो दोनों भी उसे खिड़की से देखने लगते हैं और यहाँ पर वो सभी सोल्जर मिलकर एक टीचर को वहाँ से बाहर निकालती हुई लेकर चले जाते हैं। वो शॉपकीपर बाहर जाती हुई शख्स से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो सभी मिलकर उस शख्स को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर रेन शाओसू भी उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है और मुझे बताओ कि ये माजरा क्या है। इस पर शॉपकीपर उसे बताता है कि इस शख्स के अंदर दरअसल में सुपर पावर अवेकन हो गई थी, जिसकी वजह से ये बैरियर के लोग इसे उठाकर ले चले हैं। वो सभी उसे घसीटती हुई बैरियर के अंदर लेकर जा रहे थे। पीछे से यहाँ पर शॉपकीपर उनके बारे में बोलने लगता है कि यहाँ पर बैरियर में हमला हो जाने की वजह से अब काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस पैदा हो गई है। वहाँ पर खड़े होते हुए रेन शाओसू को वो शॉपकीपर और भी बड़ी काम की चीजें बताता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर उन्होंने सभी लोगों के लिए एक मेंटल अस्पताल भी खोल रखी है और इस मेंटल अस्पताल का इन सभी लोगों को हील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ में उस अस्पताल में उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी भिजवाई हुई हैं। लेकिन इन सभी मेडिसिन को यहाँ पर सर्जरी वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें साथ में यहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं। शॉपकीपर रेन शाओसू को ये भी बताता है कि पिछले दिनों में इस जनरल जिसका नाम चैन था, इसने 3 लोगों को अगवा करके ले गया था और वो उस पर रिसर्च करने जा रहे हैं। लेकिन उनके बारे में मुझे किसी ने खबर दी है कि उनकी जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि उन पर जो रिसर्च किया जा रहा था वो बहुत ही डेंजर था। ये बातें सुनने पर तो रेन शाओसू भी उस शॉपकीपर जिसका नाम वांग होता है उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम सुपर पावर चाहते हो। इसके जवाब में वो उससे कहता है कि हाँ, अभी भी मैं सुपर पावर चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इलाके के लोगों को आपकी सुपर पावर्स के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, वरना वो तुम्हें भी उठा कर ले चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें 113 बैरियर की स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट बैठकर रेन शाओसू का लेक्चर सुन रहा थे। रेन शाओसू लेक्चर देती हुई उन सभी स्टूडेंट को कहता है कि हमारे इलाके का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है और साथ में नदी नालों का पानी भी गंदा हो चुका है, इसलिए तुम सभी स्टूडेंट को चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर नदी नालों का पानी नहीं पीना चाहिए, वरना तुम्हें बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारियां भी हो सकती है। रेन शाओसू की ये कहते ही बाहर कुछ लोग भागने लगते हैं, जिस पर उन सभी स्टूडेंट का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है, जिस पर रेन शाओसू उन सभी स्टूडेंट को गुस्सा होकर कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो सभी स्टूडेंट बैठने ही वाले होते हैं कि रेन शाओसू दोबारा से गुस्से से उन्हें कहता है कि आज की ये क्लास यहीं पर खत्म हो गई है, जिस पर वो सभी स्टूडेंट उसका थैंक्स बोल देते हैं। उन सभी स्टूडेंट का थैंक्स सुनते ही रेन शाओसू के सिस्टम का भी 42 कॉइंस तक पहुंच जाता है, जिसके बारे में सुनकर तो रेन शाओसू काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रेन शाओसू उसका छोटा भाई छुट्टी होने के बाद बाहर आने लगते हैं कि तभी यहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सा घटना देखने को मिलता है और वो दोनों देखते हैं कि एक शख्स दरवाजे में मरा पड़ा हुआ उन्हें मिलता है। इर्द गिर्द खड़े हुए लोग भी उनके बारे में बातें करते हैं कि यहाँ पर रात के वक्त में किसी ने उन पर आकर हमला कर दिया था और वो घर के अंदर ही बैठे हुए थे कि तभी उनसे लड़ने के बाद उन दोनों को जान से मार दिया था। वो कहते हैं कि वो बाप बेटा तो यहाँ पर उस शख्स से लड़ तो रहे थे, लेकिन उस शख्स ने इन दोनों को मार दिया था। और वहाँ पर बाहर खड़ा एक शख्स उनसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर बैरियर के लोगों पर आवाज नहीं उठाओगे, क्योंकि दोस्तों बैरियर के लोग उस टाउन के लोगों पर काफी जुल्म
किया करते थे और उन शख्स को भी बैरियर के लोगों ने मारा हुआ था, जिसके बारे में सुनकर तो रेन शाओसू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। दरअसल में दोस्तों उस फैमिली के लोगों को उन्होंने इसलिए मारा हुआ था कि एक मर्तबा रेन शाओसू के पास एक शख्स आया हुआ था जिसके अंदर कुछ सुपर पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से बैरियर के लोगों ने उसके माँ बाप को मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के पास डॉक्टर भी आ जाता है जो उनसे कहता है कि इन लोगों का मसला आप लोगों का मसला नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर उन सभी लोगों को हुक्म देता है कि इनकी डेड बॉडीज को जलाकर रख दो और ये सब कुछ यहाँ पर रेन शाओसू और उसका छोटा भाई भी बहुत ही परेशानी की आलम में देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में रेन शाओसू अपने कॉइन्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ मेडिसिन निकाल लेता है और वो वहाँ पर मौजूद लोगों का दोबारा से इलाज करना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों रेन शाओसू और उसकी फैमिली मजे के साथ रहने लगे थे और उनकी कॉइन्स भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लगे थे और देखते ही देखते वो बड़े मजे के साथ अपनी जिंदगी भी जीने लगे थे। रेन शाओसू रोजाना स्कूल जाकर उन सभी स्टूडेंट से थैंक्स बुलाया करता था और देखते ही देखते वो 72 कॉइन्स तक भी पहुंच चुका था और उसने कॉइन्स की एक ढेर लगा दी थी। लेकिन एक दिन अचानक से छुट्टी हो जाने के बाद रेन शाओसू के पास वो शॉपकीपर भागती हुई आकर उसे बताता है कि बैरियर के लोगों ने यहाँ पर दोबारा से लोगों को घसीटना शुरू कर दिया है। वो उसे बताता है कि मुझे बॉस लू की तरफ से पैगाम मिला है कि यहाँ पर 113 बैरियर के लोग दोबारा से लोगों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ये कहते ही इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और इसी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 113 बैरियर के लोग रेन शाओसू के घर तक भी पहुंच जाते हैं ताकि वो उसे उठाकर उस माउंटेन तक लेकर जा सकें। रेन शाओसू अपने ही घर में बैठा होता है कि उसे अंदाजा हो जाता है कि उस पर हमला करने के लिए कोई पहुंच गया है। रेन शाओसू जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वो देखता है कि 113 बैरियर के लोग उसके घर के सामने खड़े होते हैं। रेन शाओसू के आते ही उसने अपनी पीठ पर वो बैनर भी बांधा होता है जिसे देखकर तो वो सभी हैरान होकर खड़े होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 113 बैरियर का वो जनरल रेन शाओसू के सामने खड़ा होने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेन शाओसू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिस्टर लू की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है कि मैं आपके साथ चला जाऊँ। वो शख्स रेन शाओसू से ये भी कहता है कि पिछली मर्तबा तो मैंने तुम्हारे घर की अच्छी सी तलाशी नहीं ली थी, लेकिन इस मर्तबा मैं तुम्हारे घर की अच्छी सी तलाशी लेने जा रहा हूँ। अंदर देखने पर हमें मालूम होता है कि वो सभी सोल्जर रेन शाओसू के घर के अंदर घुसकर सभी चीजों को तोड़कर तलाशी ले रहे थे। रेन शाओसू और वो जनरल भी बाहर खड़े होते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पर रेन शाओसू से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। ये बात कहती ही वो सभी सोल्जर रेन शाओसू के घर से बाहर आते हुए उसके साथ कुछ बूढ़े शख्सियात भी होते हैं और वो सभी लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो दोबारा से पीछे मुड़कर रेन शाओसू से कहता है कि काश तुम हमारी फैक्ट्री के अंदर पैदा हो गए होते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ज़हीन हो, हमारे बहुत ही काम आते। नेक्स्ट सीन में सुबह के मंजर में रेन शाओसू के पास वो शॉपकीपर भी उसके घर पर आ जाता है। शॉपकीपर के अंदर आते ही वो रेन शाओसू को बताता है कि कुछ ही देर पहले 113 बैरियर में कुछ लोगों ने बगावत कर दी है जिसकी वजह से वो वहाँ पर 113 मिलिट्री पर हमला कर दिया है। ये बात सुनकर तो रेन शाओसू भी हैरान होता है। वो शॉपकीपर उसे ये भी बताता है कि उन लोगों को ढूंढने के लिए 113 बैरियर में इन्वेस्टिगेशन को भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर वो शॉपकीपर रेन शाओसू से मजाक करती हुई उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तरह का एक ज़हीन शख्स होता तो मैं कब का शादी कर चुका होता और अपने लिए खूबसूरत सी बीवी को भी ढूंढ चुका होता। लेकिन इस पर रेन शाओसू से हर वक्त ये कहता है कि तुम इस तरह की बातें क्यों किया करते हो और वो बाहर जाती हुई कुछ औरतों को भी देख लेता है। रेन शाओसू से कहता है कि अगर ये दोनों तुम्हारी बीवियां बन जाए तो तुम क्या कर लोगे। ये सुनकर तो उसे एक धचका सा लगता है कि तभी यहाँ पर उनके घर पर हमला करने के लिए भी मिलिट्री पहुंच जाती है। वो दोनों भी उसे खिड़की से देखने लगते हैं और यहाँ पर वो सभी सोल्जर मिलकर एक टीचर को वहाँ से बाहर निकालती हुई लेकर चले जाते हैं। वो शॉपकीपर बाहर जाती हुई शख्स से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो सभी मिलकर उस शख्स को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर रेन शाओसू भी उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है और मुझे बताओ कि ये माजरा क्या है। इस पर शॉपकीपर उसे बताता है कि इस शख्स के अंदर दरअसल में सुपर पावर अवेकन हो गई थी जिसकी वजह से ये बैरियर के लोग इसे उठाकर ले चले हैं। वो सभी उसे घसीटती हुई बैरियर के अंदर लेकर जा रहे थे। पीछे से यहाँ पर शॉपकीपर उनके बारे में बोलने लगता है कि यहाँ पर बैरियर में हमला हो जाने की वजह से अब काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस पैदा हो गई है। वहाँ पर खड़े होती हुई
इसीलिए रेन शाओसू को वो शॉपकीपर और भी बड़ी काम की चीजें बताता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर उन्होंने सभी लोगों के लिए एक मेंटल अस्पताल भी खोल रखी है और इस मेंटल अस्पताल का इन सभी लोगों को हील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ में उस अस्पताल में उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी भिजवाई हुई हैं। लेकिन इन सभी मेडिसिन को यहाँ पर सर्जरी वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें साथ में यहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं। शॉपकीपर रेन शाओसू को ये भी बताता है कि पिछले दिनों में इस जनरल जिसका नाम चैन था, इसने 3 लोगों को अगवा करके ले गया था और वो उस पर रिसर्च करने जा रहे हैं। लेकिन उनके बारे में मुझे किसी ने खबर दी है कि उनकी जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि उन पर जो रिसर्च किया जा रहा था वो बहुत ही डेंजर था। ये बातें सुनने पर तो रेन शाओसू भी उस शॉपकीपर जिसका नाम वांग होता है उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम सुपर पावर्स चाहते हो। इसके जवाब में वो उससे कहता है कि हाँ, अभी भी मैं सुपर पावर चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इलाके के लोगों को आपकी सुपर पावर्स के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, वरना वो तुम्हें भी उठा कर ले चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें 113 बैरियर की स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट बैठकर रेन शाओसू का लेक्चर सुन रहा थे। रेन शाओसू लेक्चर देती हुई उन सभी स्टूडेंट को कहता है कि हमारे इलाके का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है और साथ में नदी नालों का पानी भी गंदा हो चुका है, इसलिए तुम सभी स्टूडेंट को चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर नदी नालों का पानी नहीं पीना चाहिए, वरना तुम्हें बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारियां भी हो सकती है। रेन शाओसू की ये कहते ही बाहर कुछ लोग भागने लगते हैं, जिस पर उन सभी स्टूडेंट का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है, जिस पर रेन शाओसू उन सभी स्टूडेंट को गुस्सा होकर कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो सभी स्टूडेंट बैठने ही वाले होते हैं कि रेन शाओसू दोबारा से गुस्से से उन्हें कहता है कि आज की ये क्लास यहीं पर खत्म हो गई है, जिस पर वो सभी स्टूडेंट उसका थैंक्स बोल देते हैं। उन सभी स्टूडेंट का थैंक्स सुनते ही रेन शाओसू के सिस्टम का भी 42 कॉइंस तक पहुंच जाता है, जिसके बारे में सुनकर तो रेन शाओसू काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रेन शाओसू उसका छोटा भाई छुट्टी होने के बाद बाहर आने लगते हैं कि तभी यहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सा घटना देखने को मिलता है और वो दोनों देखते हैं कि एक शख्स दरवाजे में मरा पड़ा हुआ उन्हें मिलता है। इर्द गिर्द खड़े हुए लोग भी उनके बारे में बातें करते हैं कि यहाँ पर रात के वक्त में किसी ने उन पर आकर हमला कर दिया था और वो घर के अंदर ही बैठे हुए थे कि तभी उनसे लड़ने के बाद उन दोनों को जान से मार दिया था। वो कहते हैं कि वो बाप बेटा तो यहाँ पर उस शख्स से लड़ तो रहे थे, लेकिन उस शख्स ने इन दोनों को मार दिया था। और वहाँ पर बाहर खड़ा इस शख्स उनसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर बैरियर के लोगों पर आवाज नहीं उठाओगे, क्योंकि दोस्तों बैरियर के लोग उस टाउन के लोगों पर काफी जुल्म किया करते थे और उन शख्स को भी बैरियर के लोगों ने मारा हुआ था, जिसके बारे में सुनकर तो रेन शाओसू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। दरअसल में दोस्तों उस फैमिली के लोगों को उन्होंने इसलिए मारा हुआ था कि एक मर्तबा रेन शाओसू के पास एक शख्स आया हुआ था जिसके अंदर कोई सुपर पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से बैरियर के लोगों ने उसके माँ बाप को मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के पास डॉक्टर भी आ जाता है, जो उनसे कहता है कि इन लोगों का मसला आप लोगों का मसला नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर उन सभी लोगों को हुक्म देता है कि इनकी डेड बॉडीज को जलाकर रख दो और ये सब कुछ यहाँ पर रेन शाओसू और उसका छोटा भाई भी बहुत ही परेशानी की आलम में देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में रेन शाओसू अपने कॉइंस का इस्तेमाल करते हुए कुछ मेडिसिन निकाल लेता है और वो वहाँ पर मौजूद लोगों का दोबारा से इलाज करना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों रेन शाओसू और उसकी फैमिली मजे के साथ रहने लगे थे और उनकी कॉइंस भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लगे थे और देखते ही देखते वो बड़े मजे के साथ अपनी जिंदगी भी जीने लगे थे। रेन शाओसू रोजाना स्कूल जाकर उन सभी स्टूडेंट से थैंक्स बुलवाया करता था और देखते ही देखते वो 72 कॉइंस तक भी पहुंच चुका था और उसने कॉइंस की एक ढेर लगा दी थी। लेकिन एक दिन अचानक से छुट्टी हो जाने के बाद रेन शाओसू के पास वो शॉपकीपर भागती हुई आकर उसे बताता है कि बैरियर के लोगों ने यहाँ पर दोबारा से लोगों को घसीटना शुरू कर दिया है। वो उसे बताता है कि मुझे भोसलू की तरफ से पैगाम मिला है कि यहाँ पर 113 बैरियर के लोग दोबारा से लोगों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ये कहते ही इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और इसी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ।